हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्जाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने जेई, सीईटी, नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, acceleration due to gravity and its variation, Kepler's law of planetary motion, gravitational potential energy, escape velocity, orbital critical velocity, geostationary satellite and लास्ट में कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहली चीज़ यहाँ पे हम यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, यानी एक सिंपल सी चीज़ है, ये जो लॉ लगेगा ये पूरे यूनिवर्स में लगेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि ये अर्थ या अर्थ के एटमॉस्फेयर या कहीं पे, ये कहीं पे भी लगेगा। आप पानी के अंदर जाइए या पानी के बाहर जाइए, आप स्पेस में रहिए, वैक्यूम में रहिए, हर जगह पे ये लॉ लगेगा। तो देखते ये लॉ है क्या। ये लॉ आपको बोलता है अगर यूनिवर्स में दो बॉडी है, उनका मास m1 एंड m2 है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो हर दो बॉडी यूनिवर्स के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो हम पढ़ते हैं व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी गिवन बाय, वो कैसे होगा, वो बेसिकली होगा g इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। यानी जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। एंड ये जो फोर्स होगा ये दोनों साइड होगा, रेड बॉडी भी ग्रीन को अट्रैक्ट करेगा, ग्रीन बॉडी भी रेड को अट्रैक्ट करेगा। सो इसमें जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दोनों साइड का पुल आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैपिटल जी है क्या। कैपिटल जी बेसिकली ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप बोलोगे इसकी वैल्यू तो 6.67 होती है, लेकिन हम जेई, सीईटी और नीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन में 6.7 लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी बॉडी अर्थ हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारा एक बॉडी हमेशा अर्थ होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब फॉर्मूला चेंज होगा तो इसमें हो क्या रहा है, एक बॉडी आपका अर्थ है तो मास क्या लगेगा, उस अर्थ का मास लगेगा, तो आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा GMM बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे जो आपका कैपिटल M है वो अर्थ का मास है एंड स्मॉल m जो दूसरी बॉडी है, जैसे इस केस में आपका रेड कलर वाला बॉडी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। हमने अभी अभी बात किया कि हम अर्थ लेंगे और एक दूसरी बॉडी लेंगे। आपको मालूम ही होगा जब कभी भी कोई चीज़ अर्थ पे गिरती है तो वो एक एक्सेलरेशन से गिरती है और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो फोर्स होता है वो GMM बाय आर स्क्वायर होता है, बट हमने बचपन से पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड जब सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो हमने उसको इक्वेट कर दिया। जब हमने उसे इक्वेट किया तो आप देख सकते हैं दोनों साइड स्मॉल m है, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिला, GM बाय आर स्क्वायर, और यही होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको नोट करनी, जो हम हमेशा स्मॉल r इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत ज़्यादा पास में है या अर्थ के सरफेस पे है तो हम r की वैल्यू कैपिटल R ले सकते हैं, जो अर्थ का रेडियस होता है, जिसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। बट अगर ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है अर्थ सरफेस पे और उस हाइट की वैल्यू समझिए h है, तो आपको जो स्मॉल r लेना है इस फॉर्मूला में वो r प्लस h लेना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दैट हाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या हो सकता है, या तो आप धरती के अंदर जाएंगे या तो आप धरती के ऊपर जाएंगे। तो अभी हमारे सिनारियो में जो हम ले रहे हैं वो हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं। तो जब कभी भी हम अर्थ के अंदर जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का एक स्ट्रिप दिया कि जिसका मतलब होता है कि आपने डिग करके आप इतने डेप्थ तक अंदर आ गए। मान लीजिए आप d डिस्टेंस तक नीचे आ रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में रहेगा GD विच इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जहाँ पे r रेडियस ऑफ अर्थ है एंड d बता रहा है कि आप अर्थ सरफेस से कितना डेप्थ में आ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना है, यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है। जब कभी भी 1 माइनस समथिंग आता है मतलब ओरिजिनल वैल्यू से आप बेसिकली कम हो जाते हो। तो यहाँ पे अगर आप डेप्थ में जा रहे हो तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस है उससे कम हो जाएगी। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो मैंने एक हाइट h तक गया तो उस समय वैल्यू क्या बनेगी, GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H बाई आर। यहाँ पे फिर से 1 माइनस समथिंग है, तो इसका मतलब फिर से हो गया कि जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हाइट में हमेशा उससे कम रहेगा। तो अगर मैं एक ग्राफ देखता हूँ तो इस ग्राफ में मुझे दिखाया जाता है कि जीरो जो सेंटर ऑफ अर्थ से वहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है और सरफेस पे हमेशा एकदम मैक्सिमम होती है। फिर वो धीरे धीरे हाइट पे आप जाते हो वो कम होती है और वो ज़ीरो के क्लोज जाती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये कभी ज़ीरो नहीं होता। सो आपको यहाँ से इस ग्राफ से एक सिंपल सी चीज़ मालूम पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा मैक्सिमम सरफेस ऑफ अर्थ पे ही होती है।
जो स्टेटमेंट मैं आपको लिख दिया हूँ। अगर आपने हाइट या डेप्थ के कंपैरिजन में बात करते हो तो हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ पे ही मैक्सिमम होती है। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख रहे हो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो वैल्यू जीरो है वो सिर्फ सेंटर ऑफ अर्थ पे है। हाइट पे वो क्लोज टू जीरो जाता है बट वो जीरो नहीं होता। तो आपको एक चीज़ याद रखना, द ओनली प्लेस वेयर जी इज जीरो इज सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपके जेई, सीईटी और नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने आप को इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हो, मतलब अभी तो हम सरफेस पे ही है लेकिन अभी हम सरफेस में भी अलग अलग लोकेशन पे देखेंगे। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हो तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। तो अगर अर्थ सरफेस पे बात किया जाए तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो पोल्स पे मिलेंगे और सबसे कम जो आपको मिलेगा वो आपको इक्वेटर पे मिलेंगे। तो याद रखिए, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे जो मिलता है उसमें भी अगर हम सरफेस को अलग अलग लोकेशन से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो आपको पोल्स पे मिलेगा एंड सबसे कम जो आपको मिलेगा वो आपको इक्वेटर पे मिलेगा। नेक्स्ट हम केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखते हैं। आपको मालूम होगा केप्लर्स के 3 लॉ है, तो हम उसमें से फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है। ऑल प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। आपको ये मालूम है कि हर एक प्लैनेट सन के अक्रॉस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है? नहीं, वो थोड़ा रफली घूमता है। मतलब हम देखते वो इलिप्टिकल है, जब हम उसको बनाते तो रफली इलिप्टिकल बनता है, इसलिए हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट वो। लेकिन उसकी जो ऑर्बिट होती है वो थोड़ा आगे पीछे होती है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है जो मैंने लिखा है पी एंड ए। पी मतलब होता है पेरिगी एंड ए मतलब होता है एपोगी। पी के टाइम पे जो प्लैनेट है, अगर रेड कलर का जो प्लैनेट है वो सबसे पास होता है अर्थ के, और ए के टाइम पे वो सबसे दूर होता है। अब हम देखेंगे इसका मोशन कैसे होता है। अगर आप देखेंगे ये इलिप्टिकल रफली घूमता है लेकिन बीच में भी उसमें डिस्टर्बेंस आता है। जैसे आप देख रहे हो ये थोड़ा डिस्टर्ब मोशन में घूमता है। फिर से हम एक बार दिखा देंगे, लेकिन अगर आप रफली देखते हो तो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट एकदम स्मूथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं घूमते। बट आपके जेई, सीईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा लिख सकते हो कि हाँ ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। नेक्स्ट है, आपको बोला है सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। द लाइन दैट जॉइंट्स अ प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 पोजीशन लिए, 2, इसलिए आपको 2 रेड डॉट दिखते रहेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ए वाले डॉट के इधर हम फोकस करते हैं, उसने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना एरिया लेता है? इतना एरिया। तो समझिए उसको ये डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लगा। लेकिन अगर आप जो प्लैनेट जो पी के पास है अगर उसको भी इतना ही एरिया करना है तो उसको एक बड़ा राउंड मारना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का स्पेस थोड़ा कम है, तो उसको इतना एरिया कवर करने के लिए इतना डिस्टेंस। अब आप देख सकते हैं जो पिंक है एंड जो ब्लू वाला एरिया वो दोनों सेम है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस देखते हो जो प्लैनेट ने ट्रैवल किया, ए के यहाँ पे उसको थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, जबकि पी के यहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो आपका प्लैनेट होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं घूमता, उसकी रफ्तार कम ज़्यादा होती है। जब वो सन के पास आता है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया को भी स्वीप करना है, इसलिए उसको ज़्यादा रफ्तार। तो यहाँ पे होता क्या, प्लैनेट पी के पास पहुँचते पहुँचते यानी आपके पेरिगी के पास पहुँचते पहुँचते उसकी रफ्तार बढ़ जाती है एंड फिर अपोगी तक जाते जाते उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सबसे मैक्सिमम जो स्पीड मिलेगा प्लैनेट का वो बेसिकली पेरिगी पे रहेगा, और सबसे मिनिमम जो स्पीड रहेगा वो एपोगी पे रहेगा, यानी पी और ए की बात कर रहे हैं। वही स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है, they move faster when they are nearer to the sun while they move slower when they are further from the sun। तो यहाँ पे होता क्या कि जब वो सन के बहुत पास है तो उनकी रफ्तार ज़्यादा रहेगी, जब वो सन के बहुत दूर है तो उनकी रफ्तार कम होगी। ये बेसिकली इस लॉ से हमको डिराइव होता है। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल एरिया स्वाइप करता है, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है। जब सन के पास होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, जब सन से दूर रहेगी उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। केप्लर्स थर्ड लॉ, जो लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। अब मैं आपको मैथ्स के थोड़े से नियम बताता हूँ। आपको मालूम है, आपको डायग्राम में नीचे एक पेरिगी एंड एपोगी के साथ एक इलिप्स दिख रहा है। तो जो रेड कलर वाला लाइन है वो बेसिकली माइनर एक्सिस होता है, और जो ग्रीन कलर वाला लाइन है वो मेजर एक्सिस है। तो हम यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सेमी मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का भी आधा। सेमी मतलब होता है हाफ। तो जो ब्लू सेक्शन आपको दिख रहा है ना डार्क ब्लू में, बेसिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड लॉ आपको क्या बताता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड फॉर द revolution ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। यानी अगर आपका सेमी मेजर एक्सिस आर है,
इफ़ आर इज़ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर, मतलब वो ब्लू वाला पार्ट है, तो आपका जो पीरियड का स्क्वायर रहेगा, मतलब जो प्लैनेट को पूरा एक चक्कर मारने को जो टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका सेमी मेजर एक्सिस। यानी सिंपल सा मतलब है, अगर आपका एलिप्स का साइज बढ़ते जा रहा है तो आपको पीरियड भी ज़्यादा लगेगा। सिंपल चीज़ है, बड़ा राउंड मारना है तो उसको पीरियड भी ज़्यादा लगेगा। तो ये था आपका केप्लर्स का थर्ड लॉ। ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपको जेई सीटी और नीट में सिर्फ फॉर्मूला है, इसलिए मैंने उसको सिर्फ फॉर्मूला स्पेसिफिक ही रखा है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है जी इंटू एम बाय आर, जहाँ पे जी आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम आपका मास ऑफ अर्थ है, आर डिपेंड्स होता है कि अगर आप हाइट से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको आर कैपिटल आर प्लस एच लेना पड़ेगा, और अगर आप सरफेस पे ले रहे हैं तो सिर्फ आपको कैपिटल आर लेना पड़ेगा, जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अर्थ का मास है, तो अगर कोई दूसरा मास जिसको हम ले रहे हैं वो 10 किलो का हो या 20 किलो का हो, उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल फिक्स रहेगा। सो इट्स कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल सी चीज़ वही मैंने कहा, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल मीनिंग होता है आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू मास, जिस ऑब्जेक्ट से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी 10 किलो का ऑब्जेक्ट लिया था और 20 किलो का, तो आपको मास से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस जी एम एम बाय आर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक माइनस साइन आता है। सिंपल सी चीज़ है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू मास। तो अगर कोई आपको पूछता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यस, बट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि उसमें मास का टर्म आता है, बॉडी का मास इंक्लूड होता है। ये दो चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, ये आपके जेई सीईटी और नीट में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। आपको तो मालूम ही होगा कि अर्थ है, अर्थ के आसपास एक ग्रेविटी का एक अट्रैक्शन होता है कि सिंपल चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच लाती है। लेकिन ग्रेविटी का भी एक लिमिट है, वो किसी भी चीज़ को नहीं खींच ला सकती। मतलब आप बोलोगे कल वो प्लूटो को खींच के लेके आ जाए या जुपिटर को खींच के लेके आ जाए, नहीं, उसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक वो खींच सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया जो बताता कि अर्थ का एक लिमिट क्या है। सो अगर आप किसी एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो और वो अर्थ के लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाता, तो क्या होगा, वो वापस अर्थ पे ही गिर जाता है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को इतना ज़्यादा फास्ट फेंक देते हो कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को पार कर जाता है, तो वो अर्थ पे कभी वापस नहीं आएगा। जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो उसने पार कर लिया। सो इसका एस्केप वेलोसिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रोन vertically upward from the surface of earth so that it escapes from earth gravitation field is called escape velocity of the body। यानी सिंपल सी चीज़ है, आप वो मिनिमम वेलोसिटी दो कि कभी वो अर्थ पे आए ना। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो नोट करना है वो है कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है √2gm/r। यानी सिंपल सी चीज़ है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ एंड आपका मास ऑफ अर्थ आता है। यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप 100 किलो की चीज़ को भी फेंकते हो और अगर आप 1 किलो की भी चीज़ को फेंकते हो और दोनों की स्पीड सेम रखते हो जो आपके एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, तो दोनों के दोनों पार कर जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास मैटर नहीं करता। आपको एक चीज़ बता दूं कि एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ का है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हो, वो दोबारा कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर है, यहाँ पे ध्यान देना, मीटर नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो वो मिनिमम स्पीड है, अगर आप कोई भी चीज़ इससे तेज फेंक देते हो तो वो कभी अर्थ पे नहीं आएगी। ऑर्बिटल या क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। आपको मालूम होगा जो सैटेलाइट होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अक्रॉस घूमता रहता है। तो क्रिटिकल या ऑर्बिटल दोनों के नाम सेम है, तो इसलिए आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑर्बिटल भी बोल दिया जाएगा या क्रिटिकल भी बोल दिया जाएगा। तो उसका मतलब होता है द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और यहाँ पे अगर आप देखते तो कुछ इस तरीके से वो घूम रहा है। आपको यहाँ पे दिखता क्या है कि जो आपका वेलोसिटी रहेगा वो बेसिकली √gm/r होता है। यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट के मास को कुछ लेना देना नहीं है, सबके लिए सेम रहेगा। 10 किलो का सैटेलाइट है फिर भी उसको इतनी वेलोसिटी चाहिए घूमने के लिए, और अगर 100 किलो का है फिर भी उसको उतनी ही वेलोसिटी चाहिए।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें आपको सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ याद रखनी है, जिसको मैंने ग्राफिक के रूप में आपको बताया। पहली चीज़, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दूसरा नाम होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स रिवॉल्विंग पीरियड इज इक्वल टू अर्थ रोटेशनल पीरियड विच इज इक्वल टू 24 आवर। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो अर्थ का एक चक्कर मारने को टाइम लगता है वो बेसिकली 24 आवर्स लगता है, जो अर्थ के रोटेशन के बराबर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए अर्थ पे एक आदमी है जिसको मैंने ऑरेंज से अर्थ के ऊपर दिखाया है और ऊपर एक सैटेलाइट है। अगर सैटेलाइट का रिवॉल्विंग पीरियड एंड अर्थ का रोटेशन पीरियड सेम है तो क्या होगा, जैसे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं वो आदमी के ऊपर हमेशा सैटेलाइट दिखता ही रहता है। तो इससे होता क्या है, अर्थ भी सेम स्पीड से रोटेट हो रहा है एंड जो आपका सैटेलाइट है वो भी सेम स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ हुआ क्या, जो ऑरेंज वाला आदमी नीचे खड़ा है उसको हमेशा सैटेलाइट ऊपर दिखता है, तो उसको क्या लगता है ये सैटेलाइट तो मूव ही नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अर्थ से वो स्टेशनरी दिखता है, जोग्राफिकली स्टेशनरी दिखता है। इसीलिए हमने इसका नाम जो रखा है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखा है। सो इट अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। आपको समझ में आ गया रहेगा उसको स्टेशनरी क्यों बोलते हैं। तो जियो स्टेशनरी में आपको बस यही 3 चीज़ याद रखनी है। सो ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से बनेंगे। उसमें से हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन 1, द वेट ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम एट। आपका वेट ऑफ बॉडी कहाँ पे मैक्सिमम होगा, इक्वेटर ऑफ अर्थ, पोल्स ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ या इन स्पेस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेट ऑफ बॉडी होता क्या है, वेट ऑफ बॉडी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg। अब आप सोचिए मास तो हर जगह पे सेम होता है, आप उसको पानी के अंदर लेके जाए, पानी के बाहर लेके जाए, स्पेस में लेके जाए, मास हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। वैल्यू क्या बदलती है, g की वैल्यू बदलती है। तो g की वैल्यू आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू g की होगी वो पोल्स पे होगी। जब g की वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल्स पे है तो mg का भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी सबसे ज़्यादा पोल्स पे मिलेगा। तो वेट ऑफ बॉडी जो आपको मिलेगा वो हमेशा मैक्सिमम पोल्स पे मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एस्केप वेलोसिटी इज डैश टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। जो आपको आंसर में ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ 0.707 या 1.732 या 1.414। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.414। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर आपने देखा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/r आता है, जबकि अगर आप देखोगे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r आता है। यानी एस्केप वेलोसिटी में √2 ज़्यादा है, जबकि बाकी सारे चीज़ को आप क्रिटिकल वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। एंड √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं 1.414। सो गाइस, ये था आपका ग्रेविटेशन का। और ग्रेविटेशन में जेई, सीईटी और नीट से आपको इन्हीं टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आज आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।